हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे मैदानों के बारे में, और पुनः हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक टॉपिक रह गई थी किसके बारे में, लोयस के मैदान के बारे में। इसके पहले जितने संबंधित मैदान थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था वैश्विक स्तर पर। हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोयस के मैदान के बारे में, और उसके बाद फिर कुछ जैसे भाबर का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, हाथी घास है, इन सबको भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक नई चीज़ें हैं, तो इनको भी थोड़ा समझेंगे। जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, यहीं पर इसको भी समझेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित कृषि से जोड़ करके प्रश्न पूछता है कि फला मैदान में कृषि अच्छी होती है कि नहीं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कई बार कुछ मैदान ऐसे होते हैं जिनमें लगातार पानी जमा रहता है, तो पानी के जमा होने से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ जानेंगे। समय न गंवाते हुए सीधा हम लोग आते हैं किस पर, लोयस के मैदान के बारे में। ऐसे मैदानों का निर्माण पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के पश्चात, यहाँ पर लिखा है कि पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के पश्चात, यानी पवन क्या करेगी, अपर्दन, इरोजन प्रोसेस लगातार करती रहेगी, और किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेपण से, यानी एक स्थान से बालू है, रेत है, मिट्टी है, इन सबको वायु क्या करेगी, उड़ाएगी, ठीक है, इरोजन करेगी, अपर्दन करेगी, और अपर्दन के पश्चात क्या करेगी, एक दूसरे स्थान पर उसका निक्षेपण करेगी। निक्षेपण का मतलब उसको जमा करेगी, तो इससे क्या बनेगा, इससे एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है लोयस का मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण मरुस्थलीय भाग से दूर समतल और विस्तृत रूप में होता है, यानी कि बड़े मैदान होते हैं, समतल प्लेन होते हैं, और साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कि ये मैदान जो होते हैं ये मरुस्थलीय भाग से काफ़ी दूर होते हैं। जैसे अगर बात करें आप, तो चीन के सेंसी प्रांत में, पहले तो आप ये जानिए एक प्रांत है सेंसी, सेंसी स्टेट की बात किया जाए, अगर रीजन की बात किया जाए सेंसी की, तो चीन में पड़ता है। तो सेंसी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलों से आई हुई रेत आदि के निक्षेपित यानी जमा होने से चीन के प्रसिद्ध लोयस मैदान का निर्माण हो गया। आपके परीक्षा में तो सिर्फ इतना ही पूछता है क्या, कि लोयस का मैदान किससे संबंधित है, शान का पठार किससे संबंधित है, जलकृत पठार क्या होता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपके परीक्षाओं में मिलान करने के लिए आ जाती है। तो आप याद रखिएगा, लोयस के मैदान की जब बात करेगा तो आप बताएंगे कि यह कहाँ है, आप बताएंगे चाइना से संबंधित है। मान लीजिए अगर लोकेशन के बारे में पूछता तो आप बताइएगा चीन के सेंसी प्रांत में इसका संबंध है। लोयस के मैदानों का संबंध किससे होता है, वायु के द्वारा, यानी कि पवन जनित जो शक्तियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, लगातार अपनी शक्तियों के माध्यम से रेत है, धूल कण है, मिट्टी है, बालू है, इन सबको उड़ाता है एक स्थान से और दूसरे स्थान पर ले जाकर के जमा करेगा, उनका निक्षेपण करता जाता है। तो इससे जिन मैदानों का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे लोयस का मैदान कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, मेन मैदानों के बारे में यहीं तक था, ठीक है, लोयस के मैदान तक। कुछ अलग बातें भी आपके लिए नोट की हैं जो आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उनको भी यहीं पर जान लेते हैं। जैसे भारत में हिमालय पर्वत की निचली तलहटी में, जब हिमालय पर्वत के निचले भाग पे चलेंगे, ठीक है, तो तलहटी में पर्वतों के पाद यानी कि निचले हिस्से के पास बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर से निर्मित मैदानों को भाबर कहा जाता है। जैसे होता क्या है कि आप मान सकते हैं कि ये पर्वतीय भाग है ऐसे, और पर्वतीय भागों के नीचे क्या होता है, ऐसे कुछ इस तरीके जब नदियाँ नीचे उतरती हैं तो कुछ बोल्डर्स, बड़े बड़े चट्टान खंड यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। तो इससे जिस मैदान का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भाबर कहा जाता है, या भाबर क्षेत्र आप कह सकते हैं इसको, है ना। इस मैदान में जब नदियाँ हिमालय से उतर कर आती हैं तो उनका जल अदृश्य हो जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बोल्डर्स हैं, यहाँ पर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े हैं, नदियाँ जब आएंगी तो यहाँ गायब हो जाती हैं, यानी कि पानी नीचे से जा रहा होता है, आप ऊपर खड़े रहेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। बात समझ आई। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या करती हैं, विलीन यानी कि अदृश्य हो जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद जब इसके नीचे के रीजन में आएंगे तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्या होंगे आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जैसे महीन कण देखने को मिलेंगे जो कि जल से पूरी तरीके से संबंधित होते हैं। तो ये तराई क्षेत्र कहा जाता है। पहले भाबर मिलेगा, उसके बाद तराई का रीजन मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, इस मैदान में जब नदियां हिमालय से उतर कर आती हैं तो उनका जल अदृश्य हो जाता है। ये बात भाबर के लिए है, तथा भाबर के दक्षिण में
तराई के मैदान में पुनः ऊपर आ जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो भाबर का क्षेत्र है यहाँ पर तो नदियाँ गायब रहेंगी, लेकिन और नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस भाग में आपको नदियाँ दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कण पाए जाएंगे, जो अवसाद पाए जाएंगे वो सब महीन होते हैं। यहाँ पर बड़े चट्टान के टुकड़े नहीं होते। यहाँ नदियाँ स्पष्ट तौर पर आपको देखने को मिलती है। फिलहाल भाबर मैदान वास्तव में शुष्क डेल्टा के रूप में है। कैसे? एक ड्राई डेल्टा, एक शुष्क डेल्टा के रूप में होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें और कुछ छोटे जो वृक्ष होते हैं वो भी उगते हैं। ठीक है, जैसे हाथी घास। कौन सी घास है ये याद रखना है कि भाबर क्षेत्र में क्या उगता है? हाथी घास। और क्या? सवाई घास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों घासों को याद रखना जरूरी है कि भाबर क्षेत्र में, यानी हिमालय के आप देखेंगे गिरिपदीय क्षेत्रों में जब आएंगे तो हमको दिखाई देगा क्या? चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, जहां पर नदियां गायब हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को भाबर कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो घास होती है बड़ी बड़ी वो पाई जाती है। इस घास को कहा जाता है हाथी घास, और कुछ छोटे मोटे वृक्ष भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाथी घास और सवाई घास को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि के लिहाज से देखा जाए तो जो भाबर क्षेत्र होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है, यानी कि उर्वरता नहीं पाई जाती है। उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल नहीं होते। तो कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। बात समझ आई? तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना किसके बारे में? भाबर के बारे में। ठीक है, घुमाओ, कैमरा घुमाओ। तो फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय भाग से जब नदियां नीचे की तरफ आएंगी तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह लेके आते हैं, लुढ़कते हुए आएंगे तो आधार तल से पहले ही कहीं इकट्ठा होने लगते हैं, है ना। जब इकट्ठा होते हैं तो नदियां उसके अंदर से प्रवाहित तो होती रहती हैं, लेकिन ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो नदी है ही नहीं, है ना। तो ऐसे क्षेत्रों को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्रों में खेती के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है। कुछ घास वगैरह जैसे सवाई घास पाई जाती है, हाथी घास पाई जाती है, इस तरीके की सिर्फ यहाँ घासें देखने को मिलती हैं। फिलहाल हमने देखा भी किसके बारे में? लोयस के मैदान के बारे में देखा। ठीक है, चीन के सेंसी प्रांत के बारे में समझा, और भाबर और तराई के मैदान को समझने का प्रयास किया, मुख्य तौर पर भाबर के बारे में। अब देख लेते हैं आगे इसके। बाढ़ के मैदान का निर्माण जलोढ़ या काप या कछारी मिट्टी द्वारा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जैसे आप देख रहे हैं असम है, इन क्षेत्रों में जो मिट्टियां आपको दिखाई देती हैं या जो भी मैदान यहाँ पर विस्तृत हैं, ये सब कैसे मैदान हैं? ये सब जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान कैसे बने? ये सब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण। नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ चट्टानी क्षेत्रों में बहते हुए चट्टानों को धीरे धीरे काटती रहती हैं, उनका अपरदन करती रहती हैं और ला करके अपने तलछटी पर जमा करती चली जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो नदियों के माध्यम से क्या बनता है? एलुवियल जो है सॉइल देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है देखने को। तो फिलहाल इसको समझिएगा कि बाढ़ के मैदान का निर्माण जलोढ़ या काप या कछारी मिट्टी द्वारा होता है, जो कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ होता है। भारत में जो अत्यधिक कृषि होती है, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, कृषि प्रधान देश है जो भारत, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि भारत में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है एक बड़े भूभाग पर। उसका नाम क्या है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। बात समझ आई? तो इस तरीके से है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो है खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इन्हीं से जो बनता है इसी को जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। खैर, कछारी मैदान को प्रायः दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो कछारी मैदान होते हैं, ठीक है, जलोढ़ मैदान होते हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है खादर और दूसरे को कहा जाता है बांगर। जैसे नदियां जब बहती हैं तो जहाँ बाढ़ का पानी जहाँ हर साल पहुँचा ले रहे हैं जहाँ तक, वहाँ तक नई मिट्टी पहुँच जाती है। और जब नई मिट्टी वहाँ तक पहुँच जाती है तो संबंधित क्षेत्र में क्या होता है? फर्टिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, उर्वरता ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर अनाजों का उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर नदियों का पानी गत वर्ष प्रति वर्ष नहीं पहुँच पाता है। एक साल पहुँचा, पता लगा 10 साल पहुँच ही नहीं पाया, फिर कभी नदी उफान पे आई तो वहाँ तक पहुँचा पाई। अन्यथा की स्थिति में हम देखते हैं 10 साल 20 साल से वो क्षेत्र पड़े ही हैं। तो वो क्षेत्र क्या होते हैं? वो क्षेत्र जो है उपजाऊ नहीं रह जाते हैं, वो अनुपजाऊ हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी कृषि की जाती है, उर्वरक वगैरह के माध्यम से, फर्टिलाइजर्स के माध्यम से किसान वहाँ पर खेती करते हैं। तो खादर खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ माना जाता है, बांगर खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है। तो इस तरीके से संभवतः हम खादर और बांगर को समझाने में सफल रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर यही सब बातें लिखी हुई हैं
जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंच जाता है तथा नवीन काप मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता रहता है, उस भाग को खादर कहा जाता है। और इन द अदर हैंड, इसके विपरीत बाढ़ के उच्च भागों को जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है उसे बांगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बांगर कहा जाता है। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होती है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि खादर ज्यादा उपजाऊ होती है कि बांगर, तो आप बताएंगे खादर ज्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन खेती दोनों में होती है। अब आगे समझ लेते हैं। जब नदियां सागरों या झीलों में गिरती हैं तो उनके वेग में कमी के कारण मुहाने के पास तलछट का निक्षेप होने से समतल और त्रिकोणाकार यानी कि कोण के जैसे एक संरचना का निर्माण होता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ध्यान समझिए, जैसे गंगा है, जैसे ब्रह्मपुत्रा है ना, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है ना, नारायणी है। इस तरीके से ये जो नदियां हैं, ये सभी नदियों को हम देखते हैं, ये सब नदियां अपने जल को कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण करती ही करती हैं। ठीक है। दरअसल होता क्या है कि एक लंबे मार्ग को तय करके आती हैं। जब ये एक लंबे मार्ग को तय करके आती हैं तो होता क्या है कि अपने मुहाने पर क्या करती हैं? तलछट का निक्षेप यानी कि अवसादों को, सेडिमेंट्स को जमा करती चली जाती है। उससे तिकोना आकार में क्या बनता है? एक मैदान का निर्माण होता है, समतल मैदान का। ठीक है। अब तिकोना आकार का होता है, इसीलिए इसको डेल्टा कह देते हैं। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, इसको डेल्टा ही तो कहा जाता है ना। आपने पढ़ा होगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, है ना, विस्थापन परिवर्तन की दर वगैरह, वो अलग चीज है। फिलहाल तो जब नदियां सागरों या झीलों में गिरती हैं तो उनके वेग में कमी के कारण मुहाने के पास तलछट का निक्षेप होने से, निक्षेप का मतलब जमाव होने से क्या होता है? समतल त्रिकोणाकार मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा के ऊंचे भागों को चार कहा जाता है। डेल्टा का जो ऊंचा भाग होता है, जो उच्चवर्ती भाग होते हैं, उनको चार कहते हैं, और जो निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बील कहते हैं। देखिए, नए शब्द सिखा रहा हूं आपको। एक तो चार जानना है और दूसरा क्या? बील जानना है। तो चार क्या होता है? जो डेल्टा के उच्चवर्ती भाग यानी ऊपर के जो भाग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चार। और जो निचला भाग होता है डेल्टा का, उसे क्या कहा जाता है? बील कहा जाता है। फिलहाल आगे समझते हैं। डेल्टाई मैदान भी खेती की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो जो डेल्टा होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है। खेती के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है। डेल्टाई मैदान के निचले हिस्से में पानी सदैव लगा रहता है, और आपको पता है कि जहाँ पर सदैव पानी लगा रहेगा उस क्षेत्र में पानी इकट्ठा अगर जमा रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना। तो यह वही बात यहाँ पर लिखी है कि डेल्टाई मैदान के निचले हिस्से में पानी सदैव लगा रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यहीं पर आपको और एक छोटी सी बात बता देते हैं जानकारी के लिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये इंडिया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, ये सिलेबस से बाहर है अभी यहाँ पर इसका काम नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये भारत है। क्या है? आप इसको भारत माने। तो यहाँ पर जैसे नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर अपना मुहाना बना रही हैं, ज़्यादातर नदियाँ ऐसे ही तो गिरती हैं। तो इस तरीके में क्या होता है, जब नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो गिरने से पहले मुहाने पर क्या करती हैं? सब डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। और याद रखिएगा, ये वो डेल्टाई क्षेत्र हैं जहां पर मैंग्रोव वनस्पति बहुत ज़्यादा उगी हुई हैं। और मैंग्रोव वनस्पतियां क्या करती है ना, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर जो स्थलीय क्षेत्र है भारत का, इनके बीच में एक बाउंड्री, एक सीमा का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से जब बंगाल की खाड़ी में तूफान वगैरह आता है ना तो ये तूफान को कमज़ोर करती है। ठीक है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। अब तूफान को पूरी तरीके से तो नहीं रोक पाता है, लेकिन एक बाधा के रूप में, एक तूफान के अवरोध के रूप में जरूर ये मैंग्रोव वनस्पतियां कार्य करती हैं। बात समझ आई? अब जैसे बात कर लेते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जैसे आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के बीच में जो डेल्टा बना हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष अत्यधिक पाए जाते हैं, या अनूप वनस्पतियाँ कह सकते हैं आप इनको। तो सुंदरी नाम के वृक्ष अत्यधिक पाए जाने के कारण ही इस सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैदानों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, और मैदानों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी यहाँ पर समझाया। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। जितने भी लोग लेक्चर्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हम कोई एक दिन के लिए ये सारी चीज़ें बना नहीं रहे हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत ही ट्विस्टेड तरीके का मैटर लेके आया जाए और अचानक आके क्या आप ये जानते हैं, तो ये सब मैं नहीं करूँगा।
मैं जियोग्राफी में एक एक टॉपिक पूरा बारीकी से सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि सीक्वेंस में सब कुछ मिल जाए, आपको किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े और परीक्षा में जहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं उन सब टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोगों से पुनः मिलते हैं और नई टॉपिक हमारी रहेगी झील। क्या पढ़ेंगे हम लोग? झीलों के बारे में, उत्पत्ति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर, झीलों के प्रकार और वैश्विक स्तर पर कहाँ कौन सी झीलें पाई जाती हैं, किस झील की क्या विशेषता है, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।